उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सरसौल नाम का एक गांव था। वहाँ के जमींदार ठाकुर हर्षवर्धन के पास बहुत बड़ी जागीरदारी थी। खेत और बाग बगीचे इतने कि रखवाली करना मुश्किल हो जाता। एक बार, मुंशी जी, उस बावड़ी के पास वाले बगीचे में बिल्कुल भी फल फूल नहीं होते हैं। जब से भीकू मरा है वो बगीचा वीरान ही हो गया है। वृक्षों का सूखना ठीक नहीं है। वहाँ किसी को रखवाली के लिए रख दीजिए जो सिर्फ उस बगीचे की देखभाल करे। मालिक, वो बगीचा तो पिछले 2 सालों से वीरान ही पड़ा है। वहाँ की देखभाल करने के लिए किसी को तो वहाँ रखना ही होगा। हाँ, और उसके रहने के लिए एक झोपड़ी डलवा दो और खाने पीने के लिए राशन भरवा दो। पगार अलग से दे देंगे। जी मालिक, जी मालिक, आज ही किसी से बात करता हूँ, आप निश्चिंत रहें। मनोरथ गांव में जाकर सबसे पूछताछ करता है। कोई है जो उस बावड़ी वाले बगीचे की देखभाल कर सके? मैं तो खुद ही चला जाता, पर बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। सुना है वहाँ किसी चुड़ैल या भूत प्रेतों का वास है। क्या बकवास करते हो महिपाल? हमने तो आज तक नहीं सुना और ना ही देखा है। तुम जैसे लोग ही इस तरह की अफवाह उड़ाकर अच्छी खासी जगह को भूतिया बना देते हो। मुंशी जी, मैंने तो जो सुना है वही कह दिया। सामने से चंदू आता हुआ दिखाई पड़ा। चंदू, तुम तो अकेले आदमी हो, तुम्हें क्यों नहीं बावड़ी वाले बगीचे की देखभाल का जिम्मा ले लेते? उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ही कर दूंगा, पर तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए। हाँ भाई, ठाकुर साहब ने कहा है एक झोपड़ी और खाने पीने का पूरा इंतजाम करवा देंगे। मेरा क्या है, जहाँ कहीं भी पड़ा रहूंगा। वैसे भी आजकल कोई काम ही ढूंढ रहा था, इसी बहाने पेड़ पौधों की सेवा का पुण्य भी कमा लूंगा। चलो फिर तय रहा, आज ही से झोपड़ी का काम शुरू करवा देते हैं। तुम भी जरा देख लेना कहाँ क्या बनवाना है। दोनों बावड़ी वाले बगीचे की तरफ जाते हैं। मुंशी जी, यहीं बगीचे के पास ही झोपड़ी डलवा देते हैं। यहाँ हैंड पंप भी है। ठीक है, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी है। दूसरे दिन शाम तक झोपड़ी तैयार हो गई। चंदू अपना बोरिया बिस्तर लेकर झोपड़ी में पहुँच गया। मुंशी जी ने राशन भी रखवा दिया। चंदू, आज तुम भी थके हुए हो, चलो हमारे घर पर ही भोजन कर लो, कल से बना लेना। ठीक है मुंशी जी, आज कुछ बनाने की इच्छा भी नहीं थी। खाना पीना खाते खाते रात हो गई थी। चंदू के पास सिर्फ एक लाठी और लालटेन थी। वापस झोपड़ी में आया तो सीधे बिस्तर में चला गया। दिन भर का थका था, उस पर से मुंशी जी के यहाँ भरपेट पकवान खाकर तुरंत ही नींद आ गई। आधी रात बीती थी, तभी उसके दरवाजे की कुंडी खटकी। खोला तो कोई नहीं था। कोई कुत्ता बिल्ली रहा होगा। अचानक उसको झोपड़ी के पीछे से किसी की चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की आवाज सुनाई दी। वे दबे पांव झोपड़ी के पीछे पहुंच गया। इस वीराने में कौन होगा? वहां का भयानक दृश्य देखते ही उसकी घिघी बंध गई। वहां एक भयानक चुड़ैल बैठी हड्डियां चबा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथ खून से सने थे। चुड़ैल को चंदू के आने की आहट मिल गई। आ गया तू, कब से इंतजार था मुझे, किसी हट्टे कट्टे इंसान का। बड़े दिनों के बाद आज पेट भर के खाऊंगी। कौन हो तुम? मैं चंपा हूँ। इस वीराने में बड़ी मुश्किल से ठिकाना मिला था, उस पर भी तुमने झोपड़ी बना ली। अब तुम्हारी खैर नहीं। मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं तो यहाँ सिर्फ बगीचे की रखवाली करने आया था। मेरी भी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम्हारे गांव के लोगों ने मुझे मार मार कर यहीं जमीन के नीचे दफन कर दिया था। मैंने तो उन्हें कब का उनके ठिकाने पर पहुंचा दिया। जब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, तब तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि सारे मर्द एक से ही होते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। चुप करो। ये कहते हुए चंदू पर झपटती है। चंदू रात के अंधेरे में अपनी जान बचाकर भागा। वो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे आ रही थी।
तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? चंदू भागते भागते अपने घर पहुंच गया था। उसने अपने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और तख्त पर ही गिरकर अपनी उखड़ी हुई सांसों को संयत करने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा खोल दो। अरे वो तो यहाँ भी पहुँच गई। अब क्या करूँ मैं? दादी ने बताया था कि चुड़ैल की सारी शक्ति उनके बालों में ही होती है। अब मुझे मरना तो है ही, ये भी एक बार आजमा के देख लेता हूँ। आ जाओ, मुझे खाना ही चाहती हो ना, तो आ जाओ, खाओ मुझे। वाह, तुम तो बड़े जल्दी काबू में आ गए। तभी चंदू ने लपक कर उसके बाल पकड़कर काट दिए। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी सारी शक्तियाँ कहाँ चली गई? मुझे मेरे बाल वापस कर दो। अब तो ये बाल कुटिया वाले तांत्रिक को ही दूंगा, वही तुम्हें अपने वश में करके ठीक करेंगे। आओ आगे बढ़ो, लो पहले मेरे हाथ चबाओ। आओ आगे बढ़ो, लो पहले मेरे हाथ चबाओ। ये कहते हुए उसने लातों और घूंसों से उसको मारना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, पर मेरे बाल किसी तांत्रिक को नहीं देना। जाती है यहाँ से कि अभी और मार खाएगी? बता, बोल। चुड़ैल भागती हुई चली गई। दूसरे दिन जब चंदू ने गांव वालों और ठाकुर हर्षवर्धन को सारी बात बताई और उन्हें चुड़ैल के बाल दिखाए, तो चंदू की बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। ठाकुर साहब ने चंदू को बहुत सारा पुरस्कार भी दिया। ठाकुर साहब का बावड़ी वाला बगीचा फिर से फल फूलों से लद गया। सागर गांव का रहने वाला था, लेकिन बचपन में ही वो अपने चाचा के घर शहर में पढ़ने चला गया था। अब जब सागर ने कॉलेज पास कर लिया तो वो अपने गांव रहने के लिए वापस लौटा। उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त रमन से हुई। दोनों काफी देर तक बचपन की बातें करते रहे। फिर बात शादी तक आ पहुंची। बचपन में ध्यान है रमन, शादी में हम कितनी मौज मस्ती किया करते थे। गांव में जब भी किसी की शादी होती थी तो हम दावत का बुलावा आने से पहले ही पहुंच जाया करते थे और हलवाइयों के भगोने से रसगुल्ले चुरा चुरा कर खाया करते थे। हाँ, बचपन के दिन तो बहुत अच्छे थे। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अगले ही सप्ताह मेरी बहन की शादी है। हमारा पूरा घर और रिश्तेदार चौकसपुर गांव जा रहे हैं। तुम्हारी बहन की शादी है तो तुम दूसरे गांव क्यों जा रहे हो? बारात यहाँ पर क्यों नहीं आ रही? पिछले कुछ सालों से एक चुड़ैल और उसकी बेटी रूप बदलकर लड़की की माँ और लड़की का रूप धारण कर लेती हैं। जिसकी भी चुड़ैल की बेटी के साथ शादी हो जाए, वो लड़का शादी के बाद गायब हो जाता है। गांव के 3 लड़के चुड़ैल की बेटी से शादी कर बैठे और शादी के बाद उनका अता पता नहीं लगा। इसलिए आसपास के गांव वालों ने अपने लड़कों की शादी हमारे गांव में करना बंद कर दिया था। हमारे गांव की लड़कियों की सुंदरता में कोई कमी नहीं है, इसलिए उनकी शादी तो तय हो जाती है, लेकिन लड़की के घर वालों का सारा इंतजाम गांव के बाहर ही करना पड़ता है। चुड़ैल और उसकी बेटी लड़कों का करती क्या है? कुछ गांव वाले कहते हैं कि चुड़ैल और उसकी बेटी लड़कों को मारकर खा जाती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वे उन्हें मारकर नदी में बहा देती हैं, पर पूरी सच्चाई तो कोई नहीं जानता। रमन की बातें सुनकर सागर जोर जोर से हंसने लगा। देखो, मैं इन भूतों और चुड़ैलों पर विश्वास तो नहीं करता। तुम अपनी बहन की शादी यही गांव में करो। मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे होने वाले जिया जी को कुछ नहीं होने दूंगा। देखो, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम तो जानते हो शादी में कितना पैसा खर्च होता है। तुम्हारी भी तो बहन है जो इसी गांव में पली बढ़ी है। मैंने सुना है कि उसकी शादी भी तय हो चुकी है। तुम अपनी बहन की बारात इसी गांव में बुलाओ। एक बार तुम्हारी बहन की शादी सुरक्षित तरीके से हो जाए तो फिर गांव के और लोग भी अपनी बेटियों की बारात यहाँ बुलाने लगेंगे, लेकिन शुरुआत तो तुम्हें ही करनी होगी। सागर ने अपने परिवार को जाकर बताया कि उसकी बहन की बारात गांव में ही बुलाई जाए। सागर ने अपने होने वाले जीजा के घर वालों से भी बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो कोई अनहोनी नहीं होने देगा। सागर के काफी समझाने पर उसकी बहन के ससुराल वाले बारात को गांव लाने के लिए तैयार हो गए। 1 महीने बाद जब रात में बैंड बाजों के साथ बारात आ रही थी तो चुड़ैल और उसकी बेटी जंगल में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। आज बहुत दिनों बाद इस गांव में कोई बारात आई है। अम्मा, मैं तो भूख से तड़प तड़प के मरी जा रही हूँ। कितने दिन हो गए किसी इंसान की बोटियां नहीं खाई हैं। जंगली जानवरों को खाकर ही काम चलाना पड़ रहा है। ठीक कहा मेरी बेटी,
पर अब हमें किसी दूल्हे की बोटियां खाने को मिलेंगी। चुड़ैल ने एक मोटी औरत का रूप धारण किया और अपनी लड़की को एक सुंदर लड़की का रूप दे दिया। फिर भी सागर के घर की तरफ चल दी। उधर रमन के घर सागर की माँ रसोई में काम कर रही थी और रमन की बहन दुल्हन के कपड़े पहने अपने कमरे में बैठी थी। सागर घर के दरवाजे पर बैठा घर के अंदर जा रहे लोगों को देख रहा था। चुड़ैल और उसकी बेटी दरवाजे पर पहुंची। रमन ने उन्हें रोक लिया। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम लड़के की बुआ हैं और ये मेरी बेटी है। हम तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन से मिलना चाहते हैं। बारात में ही हम लोग साथ आए हैं। बारात तो धीरे धीरे आएगी, पर हम लोग थोड़ा पहले आ गए हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल और उसकी बेटी सागर के घर में घुस गए। सागर अभी भी कंफ्यूज था। उसने अपने होने वाले जीजा को फोन किया और बुआ के बारे में पूछा। सागर के जीजा ने बताया कि उसकी कोई बुआ नहीं है और ना ही कोई बुआ की बेटी। सागर तुरंत अपने घर के अंदर गया और मोटी औरत और उसकी बेटी को ढूंढने लगा, लेकिन वे उसे कहीं नहीं मिले। चुड़ैल और उसकी बेटी सागर की माँ और बहन को अनाज की कुटिया में बंद करके उनका रूप धारण कर चुकी थीं। सागर की बहन की जगह चुड़ैल की बेटी की शादी लड़के से हो गई। विदाई से सागर बहुत खुश था कि गांव के लोग अब चुड़ैल वगैरह से नहीं डरेंगे, लेकिन उसकी खुशी गम में बदल गई। जब अगले दिन उसने अनाज की कोठरी खोली तो उसमें उसे अपनी माँ और बहन मिली। सागर ने तुरंत अपने जीजा के पास फोन किया। लड़के के पापा ने बताया कि उनका बेटा रात में गायब हो चुका है। मुझे हर हालत में अपने जिया जी वापस चाहिए। मैं पीर बाबा को बुलाकर लाता हूँ, शायद वही कुछ मदद कर पाएंगे। रमन पीर बाबा को बुलाकर लाता है। चुड़ैल की बेटी और चुड़ैल को मारने का तरीका मैं गांव वालों को बहुत पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस गांव के लोग डरपोक हैं और कोई भी जान का जोखिम नहीं उठाना चाहता। आप मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पीर बाबा सागर को एक त्रिशूल देते हैं। ये त्रिशूल तुम्हें एक साथ चुड़ैल और चुड़ैल की बेटी के पीठ में भोंकना है, तभी दोनों खत्म हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, त्रिशूल एक साथ दोनों की पीठ में जाना चाहिए। अगर एक भी जिंदा बच गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सागर त्रिशूल लेकर नदी किनारे चुड़ैल की गुफा में पहुंचा। चुड़ैल और चुड़ैल की बेटी आग के ऊपर कबाब की तरह सागर के जीजा को भून रही थीं। अरे कोई बचाओ, बहुत गर्म लग रहा है, मुझे कोई बचाओ बचाओ। यहाँ तुझे बचाने आने वाला कोई नहीं। 100 साल पहले मैं और मेरी माँ इस गांव में रहते थे। किसी लड़के ने मुझे पसंद नहीं किया। सबकी बारात आई लेकिन मेरी नहीं। इसलिए अब मैं और मेरी माँ रूप बदलकर लड़कों से शादी करते हैं और फिर लड़कों को खा जाते हैं। सागर चुड़ैल और उसकी बेटी को एक साथ खड़े करने का उपाय खोजने लगा। उसने दूर से चुपचाप एक मकड़ी चुड़ैल की बेटी की पीठ पर डाल दी। माँ, मेरी पीठ पर कुछ चल रहा है, जरा देखना तू। चुड़ैल अपनी बेटी की पीठ से मकड़ी हटाने के लिए उसकी पीठ के ठीक पीछे बराबर में खड़ी हो गई। उसी समय सागर ने दोनों की पीठ में एक साथ त्रिशूल भोंक दिया। चुड़ैल और उसकी बेटी मर गए। फिर सागर कबाब की तरह सीख रहे अपने जीजा जी को आग से उतार कर घर ले आया और अपनी बहन से दोबारा उनकी शादी कराई।